अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, ऑटम 21 होमवर्क करने को कहा था और बहुत जरूरी था कि आपने किया हो। किया यस में कौन कौन शामिल है, किस किस ने किया है? सच्ची सच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए ये पास हैं सारे। मसले होंगे बहुत सारे। ऑटम 21 कर रहा हूं डिस्कस। अच्छा, मसले वैसे तो मैं सारे ही डिस्कस कर देता हूं, लेकिन मसले बताएं मुझे ताकि पता तो चलेगा मसला क्या है। मार्केटिंग, इन्फ्लेशन, सेल्स और प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मार्केटिंग, सेल और डिसकंटिन्यू ऑप्शन और कंटिन्यू ऑप्शन। बस ठीक है, ये बस ये मसले। अच्छा, मैं स्प्रिंग 24 ऑटम 24 स्प्रिंग 24 हाँ स्प्रिंग 24 है ना। एक दो चीजें फिर रिलेट करके बताऊंगा फर्क। अगर कंटिन्यू ऑप्शन देखें पहले तो 5 साल वाला प्रोजेक्ट था, 2 साल गुजर चुके थे और सवाल वाले ने कह दिया कि हम तीसरे साल पे खड़े। नहीं भी कहा होता तो ऐसे ही होता, हम तीसरे साल के शुरू पे ही खड़े होते हैं। तीसरे साल के शुरू में खड़े और अगर हमने कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू के बारे में लिखा हुआ है कि हमारी जो नॉर्मल सेल्स होंगी वो हम उतने पे ही बेच पाएंगे जो हमने सोचा था, लेकिन जितने यूनिट सोचे थे उनके बस 80% ही बेच सकेंगे। और ये जो बेच रहे होंगे एक्चुअली ये डिलीवर करने को कह रहा है बेचना, क्योंकि उसमें 5% के मुफ्त देना भी शामिल है। तो वो जो हम कस्टमर्स को फ्री दे रहे होंगे, ये सवाल वाला उसको भी सेल में ही काउंट कर रहा है। 80% ऑफ बजटेड क्वांटिटी सेल होगी, इंक्लूडिंग 5% यूनिट्स टू बी गिवन अवे एज फ्री। तो कंटिन्यू किया अगर तो सेल प्राइस वही पुरानी वाली चलेगी और सेल्स जो होगी वो पुराने यूनिट्स का 80% होगी, जिनमें से 5% मुफ्त होंगे। मार्केटिंग आखिर में बताता हूं। उसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स, लेबर नहीं, मटेरियल नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 20% कम हो जाएंगे। तो कंटिन्यू में नया सिर्फ ये है कि यूनिट्स
और वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड 20% से कम, बाकी सारा कुछ पुराना वाला चलेगा। अच्छा, पुराना वाला क्या था? सेल प्राइस तो थी पहले साल की 1000, उसने 10% महंगा होना था, ये एक अच्छा मुश्किल पॉइंट है। वेरिएबल कॉस्ट पहले साल की, ये ओरिजिनल एस्टिमेट्स है, 600 रुपए थी। उस 600 रुपए में मटेरियल जितने का भी था उस पे 20% डिस्काउंट लगाकर जो आंसर आया था उसमें लेबर और एफओएच मिलाए थे, और एफओएच भी वेरिएबल वाले, तो आंसर 600 रुपए था। इस 600 रुपए का ब्रेकअप यह था कि इसमें से 50% मटेरियल यानी 300, 30% लेबर यानी 180 और 20% वेरिएबल ओवरहेड यानी 120। ये जो 300 रुपए था ये मटेरियल 20% डिस्काउंट के बाद था, तो पहले कितना था? इसको 80% से ग्रॉस कर लें, 375। ये इस पॉइंट नंबर 5 की अंग्रेजी का मतलब है। वेरिएबल कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 600 रुपए, और ये जो 600 रुपए है इस 600 में 50, 30, 20 मटेरियल शामिल है, और इसमें जो मटेरियल शामिल है वो 20% डिस्काउंट के बाद वाली फिगर शामिल है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर 20% डिस्काउंट। तो पॉइंट नंबर 5 की अंग्रेजी का ये मतलब समझ आ रहा है जिन्होंने भी किया है? पॉइंट नंबर 5 की अंग्रेजी का ये मतलब ओके। जो सप्लायर ने 20% का डिस्काउंट देने का कहा था वो उसने तब कहा था कि जिस साल में हम उससे 3000 यूनिट्स या उससे ज्यादा खरीदेंगे। अगर किसी साल 3000 से कम खरीदेंगे तो फिर हमें वो डिस्काउंट नहीं देगा। ये पॉइंट 4 का मतलब है। अच्छा, अब ये पॉइंट 3, 4 और 5 और वो जो कंटिन्यू ऑप्शन के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स का सस्ता होना है, ये सब इकट्ठे समझाने लगा हूं। ओरिजिनल प्लान ये सेल्स थी, प्रोड्यूस एंड सेल। 2 साल गुजर गए, अब हमारे पास ये बाकी रहते हैं। तो यूनिट्स दिखाता हूं पहले। ईयर 3, 4, 5 4800, 5500, 6000, लेकिन अब हम उनका 80% बेच सकेंगे, और इसमें फ्री सैंपल भी शामिल हैं, तो इनमें से 5% निकाल दिया। ये हैं जो हम कैश पे बेचेंगे। और सेल प्राइस पहले साल की 1000 थी, दूसरे साल को 1 साल इन्फ्लेट किया, तीसरे साल को 2 साल इन्फ्लेट किया, वो ये आ गई। ये तो पिछले 2 सवालों में भी कर चुके। ये 3 साल की सेल्स आ गई, इनको किससे मल्टीप्लाई करूं? इससे। तो दिस इंटू दिस, ये सेल्स बन गई। सेल्स पे कोई परेशानी, एतराज? जी। जो आपको सवाल में 1000 रुपए बताई है वो फर्स्ट ईयर की है। हम इस वक्त सवाल में ना ईयर 3, प्रोजेक्ट का ईयर 3 ले रहे हैं। तो पहले साल की 1000, दूसरे साल की 1 साल इन्फ्लेट, तीसरे साल की 2 साल इन्फ्लेट। जी, वो मैं बताता हूं। अभी पहले सिर्फ सेल्स की बात की है मैंने, वो शामिल है ना, ये उसने कहा हुआ है कंटिन्यू ऑप्शन में। नहीं, प्रोडक्शन मैंने कहा किया है? अभी मैंने सेल्स का 80% लिया है। जो हमारी पहले बजटेड सेल्स थी तीसरे साल की, उसका 80% लिया है। वो जो आंसर आया है उसमें 1500 शामिल हैं। हाँ हाँ, सही है। दोबारा।
हमने 80% ले लिया है। तो पिछली हमारी भी मतलब 1500 पहले वाली पड़ी है, तो दोनों का ऐड करके नहीं देता होगा। ओरिजिनल बजट क्या था ईयर 3 का? 4800, इसका 80%, 3840। अच्छा, अब मैं ना सवाल वाला हूं, आपने अब सवाल वाले से पूछना है। सवाल वाला कह रहा है कि 4800 बेटे जो मैंने ऊपर दिया हुआ है ना, उसका 80% इतनी सेल होंगी। अब आप पूछे, मुझे रोक के डायलॉग बोले अपना जी है। हाँ, वो इसमें शामिल है, वो इसमें शामिल है। बस खत्म करो बात, अब अंग्रेजी दोबारा पढ़ो। सवाल वाला कह रहा है कि बजटेड क्वांटिटी का 80% को आप सेल मान लें। अब स्टूडेंट पूछेगा उस 1500 का क्या? वो कह रहा है शामिल है, अभी शामिल है, वो उसको दोबारा ना करने की जरूरत नहीं, तो वो है इसमें शामिल। इधर कुछ सवाल पूछ रहा था। हाँ जी, वो मैं प्रोडक्शन पे बताता हूं ना आके, पहले मैंने सेल्स बताई हैं अभी सिर्फ। सेल्स में कोई और सवाल? जी जी, ये ना आपको सिर्फ सवाल की वर्डिंग से ही पता चल रहा है। सवाल ये पूछा है कि अगले सालों में सेल्स जितना हमने सोचा था उसका 80% होगी, 5% मुफ्त बांट रहे होंगे। सवाल यह है कि 5% ऑफ व्हाट, यानी इसका 5% या इसका 5%, इसका 5%। जब हम अब नई प्रोजेक्शंस कर रहे हैं तो उन नई प्रोजेक्शंस के लिए सवाल वाला ना इस पहेली की बजाय यह भी कह सकता था कि अब नए एस्टिमेट्स हैं, अब से ऑनवर्ड 3840 फलाना फलाना फलाना, अब ये नए एस्टीमेट हैं। अब इस नए एस्टीमेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 5% मुफ्त में बांट रहे होंगे, तो इसी का ही 5% ना। पहले तो हमने कहीं पर कोई 5% मुफ्त बांटने का सोचा भी नहीं था, तो 5% ऑफ 4800 का तो कोई तुक बनता भी नहीं है। हम अब से ऑनवर्ड जो काम करने लगे हैं वो यही है, और इसमें से 5% हम मुफ्त बांट रहे होंगे, तो इसका 5%। ये जो इंक्लूडिंग 5% है ना, ये इंक्लूडिंग का वर्ड बजटेड क्वांटिटी के साथ नहीं लगा हुआ। 80% ऑफ बजटेड क्वांटिटी, इतना हम सेल करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें 5% मुफ्त वाले भी शामिल है, तो इसका 5%। लेकिन ये मैं कोई इतना ज्यादा आपको साबित नहीं कर सकता, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है इसमें। अगर आप इसमें यह अज्यूम करते हैं कि जी मैंने इस 5% ऑफ 4800 लेना है, तो हो सकता है, इतने कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है अज्यूम। जी जी, और को 3-4 हाथ उठे थे जी बेटा। अच्छा, एक्सपेंस की अमाउंट क्या रखूंगा? देखिए, मैं अभी ना सेल लिख रहा हूं, जब मैं इसको जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो कॉस्ट तो पूरे यूनिट्स की निकालूंगा, तो इफेक्टिवली एक्सपेंस तो आ ही जाएगा। कॉस्ट पूरे यूनिट्स की लिखी होगी, सेल थोड़ों की लिखी होगी, तो एक्सपेंस तो ज्यादा आ ही जाएगा। जी चलें, इन्फ्लेट कर दें, लेकिन इन्फ्लेशन सबका सेम है। नहीं, खर्चों का सब सेम है ना।
सेम ही है यार, सेम ही है, सही है, राउंडिंग ऑफ का फर्क होगा, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ ठीक है, राउंडिंग ऑफ का फर्क। चले सेल से आगे चलते हैं। अब जब हम लोग मटेरियल लेबर ओवरहेड्स निकालेंगे ना, तो एक तो मैंने इस 600 का ये ब्रेकअप कर लिया। 600 में से 30% लेबर है, 20% ओवरहेड्स है, 50% मटेरियल है, और उस 50% की मैंने दो अमाउंट रखी है मटेरियल की, क्योंकि जिस साल में परचेज 3000 से कम होनी है उस पे ये वाला रेट लगना है, और जिसमें 3000 से ज्यादा होनी है उस पे ये वाला रेट लगना है। तो मैंने मटेरियल के दो रेट्स निकाले और लेबर ओवरहेड्स, और 5-5% इनको इन्फ्लेट किया हुआ। ये मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। जिन्होंने भी किया है इन फिगर्स पे बताएं सवाल। अब जब हम प्रोडक्शन करेंगे ना, तो मैंने प्रोडक्शन के लिए जो सेल निकाली है वो ये वाली ली है, यानी मैंने ये वाली फिगर्स यूज की हैं, ये नहीं। ये क्या फिगर्स थी? जिनको बेच के कैश आएगा, लेकिन बनानी तो ये पड़ेंगी ना, तो मैंने प्रोडक्शन की वर्किंग के लिए इनको नहीं, इनको कंसिडर किया है। पहले साल ये हम इतनी बेचेंगे, 1500 पहले ही पड़ा हुआ है, इसलिए बनाने के लिए हमें इतने बनाने होंगे। तो अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली हुई है उनको इनसे मल्टीप्लाई करना। ईयर 1 में मटेरियल महंगा वाला, इन दोनों में सस्ता वाला, तो ऊपर जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली है ये मैंने उनको मल्टीप्लाई किया। ये हो गए मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। जिन्होंने भी किया है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट्स, $1500, वो तो बन चुके हैं ना, वो तो पुरानी हो गई बात। नहीं, उन पे खर्चा हो चुका हुआ है ना, वो तो इररिलेवेंट है, वो तो संक कॉस्ट है। 1500 यूनिट्स जो बन चुके हुए हैं उनकी तो कॉस्ट नहीं है ना रेलिवेंट। हाँ, सेल अब होंगे, वो सेल रेलिवेंट है, उनकी कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो बन चुके हुए हैं। कंटिन्यू ऑप्शन में सेल हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट जो पुरानी थी वो 20% कम हो जाएगी, और बाकी पर इसको महंगा किया हुआ। रेंट पहले साल का, ये तो पिछले 2 सालों में भी कर लिया, पहले साल का 5 लाख था, उसके बाद 10-10% महंगा हो रहा है। ये जो मार्केटिंग है ना, इसके बारे में आप एक अजम्पशन ये ले सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के बारे में मैंने कहा था कि आपको सवाल में जो भी एम्बिग्युइटी लगे आप उसका नोट जरूर देना। यहां पर लिखा हुआ है कंटिन्यू ऑप्शन के अंदर कि पर एनम 5 लाख रुपए मार्केटिंग पे लगा करेगा। अब ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना कि हर साल 5 लाख हुआ करेगा, इसका मतलब है ये फिगर इग्नोरिंग इन्फ्लेशन है। देखें, एक चीज के बारे में कहा जा रहा है कि हर साल 5 लाख होगा, तो हर साल 5 लाख तभी होगा ना जब इन्फ्लेशन नहीं होगी। तो आप इस 5 लाख को एक करंट फिगर समझें और फिर हर साल इन्फ्लेट करते जाएं। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, जब सवाल वाला कह रहा है 5 लाख होगा और इसके बारे में नहीं अलग से इन्फ्लेट करने को कहा, तो आप 5-5-5 भी लिख सकते हैं। क्या अज्यूम ही कर रहे हैं ना, ईयर 1 कर लें, ईयर 1 में 500 कर लें, उसके बाद इन्फ्लेट कर लें। यानी सिरे से चाहे इन्फ्लेट ही ना करें, चाहे तो इसको 5 लाख मान लें, और चाहे तो सबको 5 जैसे मैंने किया वैसे कर लें। तो इन्फ्लेशन में जिस पॉइंट में भी एम्बिग्युइटी होती है वो सवाल में आप अच्छी तरह तसल्ली से नोट लिखें कि आप क्या कर रहे हैं। कंटिन्यू में और कोई सवाल? नहीं था ना? और डिसकंटिन्यू ये पहले जैसा ही है,
इसमें एग्जिस्टिंग स्टॉक भी बेच देंगे, मशीन भी बेच देंगे और रेंट की पेनल्टी पड़ेगी। और इसमें उसने बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि रेंट कौन सा वाला लेंगे। अभी जब मैंने से पहले 2 दफा ये सवाल डिस्कस किया है ना, तो आपको कहा था कि रेंट हम ईयर 2 वाला भी ले सकते हैं, ईयर 3 वाला भी। यहां पर वो क्लियरली बता रहा है हम 6 महीने उस साल वाले लेंगे जिस साल में वो रेंट हमने देना था। तो हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं, इसलिए तीसरे साल वाली फिगर यूज करेंगे। ऑटम 21 में और किसी का कोई सवाल? कौन सी वाली फिगर्स समझ आ गई? अब जो इसका सॉल्यूशन देखा, समझाया, समझ आ गया, तो बस इसको दोबारा सॉल्व करना। क्योंकि ये चीज ना कि इतना सारा डाटा अरेंज कैसे करना है, ये प्रैक्टिस से हैंडल होता है। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन की मैंने कल 2 शक्लें लिखी थी। एक शक्ल का सवाल करा दिया था, अब दूसरी शक्ल। इसकी कहानी सुन लें और थोड़ी सी ना कहानी अपने अल्फाज में लिख जरूर लेना। इसकी कहानी यह है कि हमने एक नया प्रोजेक्ट अप्रेज कर लिया। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था, उसके लिए प्लांट खरीदना था। 20 मिलियन का प्लांट था, 5 साल का प्रोजेक्ट था, और हमने इसकी एनपीवी निकाल के ये फैसला कर लिया कि प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ये अब तक पढ़ रहे थे। 5 साल बाद क्या करेंगे? बंद कर दे फैक्ट्री, घर चले जाए। फिर नहीं, प्रोडक्ट लॉन्च करना था, कर दिया, बहुत हिट चल रहा है प्रोडक्ट। अब 5 साल बाद क्या करें? प्लांट की लाइफ है 5 साल थी, नया प्लांट ले लें। यानी अब हम लोग हर 5 साल के बाद नया प्लांट ले लिया करेंगे। अब ये चल चलेगा। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल की कहानी ये है कि ये फैसला तो हो गया कि अब ये प्रोडक्ट चलता रहेगा, लेकिन नहीं, इससे अच्छी एक और मिसाल ध्यान में आई। अगर एक कंपनी ने यह फैसला कर लिया है कि हमने अपने सेल्स मैनेजर को एक 1300 सीसी गाड़ी देनी ही देनी है, और जब तक ये पोजीशन रहेगी गाड़ी हम उसके हवाले रखेंगे, जो कि कंपनी मेंटेन्ड गाड़ी होगी। अब एक गाड़ी सेल्स मैनेजर को दे दी, कंपनी मेंटेन्ड है, कंपनी ने उसके पेट्रोल वगैरह सब बर्दाश्त करना है, तो 60-70 साल वही गाड़ी रहेगी कंपनी में? नहीं होगा ना, गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपली ये तो तय हो चुका कि सेल्स मैनेजर को गाड़ी देनी है, यानी उसके यूज में रहेगी गाड़ी, उसको तोहफा नहीं देंगे, कंपनी के इस्तेमाल में ही होगी। लेकिन गाड़ी हर कितने साल बाद चेंज कर लिया करें, यह फैसला करना है बिजनेस में। अगर हर 10-10 साल बाद चेंज करें तो क्या मसला है, और हर 3-3 साल बाद चेंज करें तो क्या मसला? हाँ जी, चलानी तो है। अब जब तक बिजनेस चलता रहेगा गाड़ी तो रहनी है, लेकिन कंपनी यह फैसला करने जा रही है कि हर 10 साल बाद चेंज कर लिया करें या हर 3 साल बाद चेंज कर लिया करें। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा? एक तो जितनी ज्यादा देर लगाएंगे मेंटेनेंस खराबी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जितनी कम देर बाद रिप्लेस कर लिया करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा दफा करना पड़ेगा। तो इस फैसले को कि ऐसा एसेट जो हमने अब यूज तो करना है हमेशा, लेकिन उसकी लाइफ के बाद वो खत्म हो जाएगा और हमें नया लाना पड़ेगा। जिस काम में वो एसेट है वो काम चलता रहेगा अब,
लेकिन वो एसेट हम हर कितने अरसे बाद रिप्लेस कर लिया करें, ये हम आज ही पॉलिसी बनाने लगे हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी वो बात की बात है, लेकिन हम आज ही पॉलिसी बनाने लगे हैं कि जो एसेट हमने नया लेने का फैसला कर लिया है, ये प्रोडक्ट तो अब सारी जिंदगी चलना है, तो ये एसेट हर कितने साल बाद रिप्लेस कर लिया करें। ये डिसीजन जैसे भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, इस डिसीजन के लिए हम लोग सेल्स कितनी होंगी और ये कंसिडर कर रहे होंगे, नहीं, हाँ, क्या कंसिडर कर रहे होंगे? मेंटेनेंस, इसकी कॉस्ट खरीदने वाली, इसकी आरवी, बस यही कंसिडर कर रहे होंगे। तो जो भी इसका तरीका है, हम लोग इस टाइप ऑफ डिसीजन में ये फैसला करने वाले हैं, ये हमारा पॉलिसी मैटर बनने लगा कि जो एसेट हमने प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला कर लिया, अब वो एसेट जिसने सारी जिंदगी हमने अब प्रोडक्ट तो चलाना ही चलाना है, फैक्ट्री तो चलनी है, तो हम इस प्लांट को हर कितने साल बाद चेंज कर लिया करें, ये फैसला ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल कहलाता है। साइकिल क्यों? खरीदेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे फिर बेचेंगे, इसलिए साइकिल। तो इसमें हम लोग हर कितने अरसे बाद इस एसेट को नया खरीद लिया करेंगे पुराना बेचकर, यह फैसला ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है। अगर कुछ ना कुछ कहानी समझ आ गई है तो कुछ ना कुछ लिख लें। हाँ जी, कुछ ना कुछ कहानी लिख रहे थे, लिख ली? तो हर कितने साल बाद रिप्लेस कर लिया करें? हर 2 साल बाद। हर साल तो बेवकूफी है ना, वो तो हर साल क्यों इतना नया एसेट खरीदें? हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद, हर 4 साल बाद। तो हमें ऑप्शंस कंपेयर करनी पड़ेंगी ना, 3 साल वर्सेस 4 साल वर्सेस 5 साल। तो इसमें उम्मीद तो यही है कि आपको ना ऑप्शंस दी होंगी कि 4 साल वाली पॉलिसी बेहतर है कि 5 साल वाली पॉलिसी बेहतर है। तो हम करेंगे ये कि कैलकुलेट EAC फॉर ईच ऑप्शन। बताता हूं EAC क्या होता है। सिलेक्ट the option with lowest EAC। EAC बताता हूं क्या है।
अच्छा, इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा, इसका तरीका भी बता दूंगा, लेकिन नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पहले। ये जो मैं आपको भी यहां 2 मिसालें दे रहा हूं ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए हैं। समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो फार्मूला बताऊंगा करना तो वैसे ही है। पहले सिर्फ नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहले बिल्कुल सादा सा कॉन्सेप्ट। हमें एक शहर में ब्रांच ओपन करनी है और वो ब्रांच बस चलानी है। आइंदा जब तक दुनिया रहेगी वो ब्रांच चलेगी। तो वहां पर ना हम एक ऑफिस किराए पे लेना चाह रहे हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास। बिल्डिंग ए वाला हमें कह रहा है कि मैं एक वक्त में 3 साल का एग्रीमेंट करता हूं, रिन्यू हो जाता है, लेकिन एक दफा का जो मैं एग्रीमेंट करता हूं वो 3 साल का करता हूं, और उसके मैं जो टोटल पैसे लेता हूं, टोटल वो 18 मिलियन लेता हूं टोटल। बिल्डिंग बी वाला कह रहा है कि मैं एक वक्त में 2 साल का एग्रीमेंट करता हूं और मैं इसके जो पैसे लेता हूं वो 14 मिलियन लेता हूं। तो अब हमने एक बिल्डिंग किराए पे लेनी है। अच्छा, ये जुमला फिर बता रहा हूं, हमने वहां सिर्फ 2 साल या 3 साल तक नहीं रहना है, हमने तो हमेशा रहना है। ये बिल्डिंग वाले जो मालिक हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट इतने का करते हैं, उसके बाद दोबारा कर लेंगे रिवाइज। तो हम बिल्डिंग ए सिलेक्ट कर रहे हैं कि बी सिलेक्ट करें। वो हमसे 18 मिलियन मांग रहा है, ये बी 14 मिलियन मांग रहा है। इस 14 और 18 का कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो 18 मिलियन 3 साल का है, ये 2 साल का है। अब हर 3 साल के बाद 18 जाएगा और हर 2 साल के बाद 14 मिलियन जाएगा। तो उनको कंपेरेबल बनाने के लिए तो ये बेहतर है। यानी एक चीज जिसने कंटिन्यूटी में रहना ही रहना है, तो उनको कंपेरेबल बनाने के लिए अगर उनकी फिगर्स का टाइम पीरियड डिफरेंट है तो हमें सेम टाइम पीरियड करना पड़ेगा। तो वो सेम टाइम पीरियड पर ईयर है। तो अब हमने इस 6 और 7 को कंपेयर करना है, 18 और 14 को कंपेयर नहीं करना है? और क्या चाहिए? नहीं, दोनों ठीक है। हमने सिलेक्ट ही वो की हैं ऑप्शंस जो हमारे लिए सूट करती हैं। अच्छा, अगर हमने कोई एक मैक्सिमम 2 साल का प्रोजेक्ट करना होता फलाने शहर में, और बस 2 साल बाद वहां से आ जाना होता, कोई एक ब्रिज बन रहा होता, तो वहां हमने अपने स्टाफ को रखने के लिए एक बिल्डिंग किराए पे लेनी होती, बस एक वन ऑफ काम होता, 2 साल से ज्यादा का काम ना होता। तो हमने 2 साल तक बस सिर्फ उस शहर में एक बिल्डिंग लेनी होती, उसके बाद वो बिल्डिंग हमें ना चाहिए होती। इस सूरत में ये 2 ऑप्शंस मिल रही हैं हमें। तो अब क्या करें? क्यों भी? है इसलिए कि वहां 3 साल का किराया देना पड़ेगा, इसलिए। हाँ, ठीक है। नहीं, ये रीजन है कि तीसरा साल फालतू देना पड़ेगा, ये रीजन है। अच्छा, अब बताएं आप। बिल्डिंग बी है, बिल्डिंग ए? बी क्यों? अरे तो वो हमें 3 साल के लिए 18 मिलियन मिल रही है, ये 20 मिलियन है। पैसों की तो बात है दुनिया में, और है क्या? लेकिन हम तो फाइनेंस में पैसे ही फट रहे हैं ना। नहीं, वो एक अलग, नहीं, रेंट पे भी नहीं दे सकते। वो उस 1 साल में भूत रह लें तो रह लें, लेकिन हम किराए पे नहीं दे सकते। तो अब ए, इसमें बताने का मकसद यह है कि जब एक चीज है ही वन ऑफ, तो उसका पर ईयर कंपैरिजन करना नहीं बनता। जब वन ऑफ है, एक दफा ही खर्चा होना है जो होना है, तो जो कम खर्चा है वो बेहतर है। लेकिन यहां पर जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं वो वन ऑफ नहीं है, वो रिपीट होनी है।
तो रिपीट होने वाली चीज में हम टोटल का कंपैरिजन सिर्फ तब कर पाते जब इनका कंपेरेबल पीरियड सेम होता। पीरियड डिफरेंट है तो 18 और 14 के कंपैरिजन की बजाय 6 और 7 का कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये पर ईयर वाले कंपैरिजन की बात समझ आई? अगर वन ऑफ हो तो फिर तो टोटल कंपैरिजन ही काफी है, लेकिन अगर चीज रिपीट होते रहने और हमेशा रिपीट होते रहना है तो फिर उन ऑप्शंस को कंपेरेबल बनाने के लिए उनका सेम पीरियड होना भी जरूरी है। तो उसके लिए फिर हम 18 और 14 के कंपैरिजन की बजाय 6 और 7 का करेंगे। यहां तक बात समझ आई? क्योंकि अगली में इसमें थोड़ी सी चीज इजाफा कर रहा हूं, यहां तक समझ आई तो अगली बताता हूं। सेवन 5-1 शायद है। ये जो यहां आपको एक चीज समझाने की कोशिश की है ना कि अगर हमने एक चीज जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं वो वन ऑफ नहीं है, कंटिन्यूटी में है, लेकिन उनके पीरियड्स डिफरेंट हैं, तो उनको कंपेरेबल बनाने के लिए पर ईयर करना पड़ेगा। इसी को थोड़ा सा और इंप्रूव कर रहा हूं। इसका आंसर क्या आया? 1126 एनपीवी क्या बनी? हम्म 3875। कैलकुलेटर ओके। हमें एक पार्टी से मशीन मिल रही है जो हमसे 3 साल तक किराया लेगा, इतना इतना। डिस्काउंट रेट 10% है। इन किरायों की पीवी निकालें। एनविटी डिस्काउंटिंग लगा सकते हैं इसमें? 15,581 1 माइनस 1.1 पावर माइनस 3.1 38,748 और राउंडिंग ऑफ। अब मैंने खुद लिखा है, ये राउंडिंग ऑफ का फर्क एडजस्ट कर दिया बस। अगर हमें जो मशीन चाहिए वो हमें इतने की अभी खरीदने में मिल जाएगी और 3 साल बाद हम उसको बेच दें, तो वो मशीन खरीदना और 3 साल बाद बेच देना
वर्सेस अगर वही मशीन हमें कोई किराए पर दे दे, पर ईयर इतना किराया, तो दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है? ये नेगेटिव ही है। हाँ जी भाई, दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ रंग का फर्क है, वरना दोनों एक जैसी हैं। क्यों दोनों एक जैसी हैं? दोनों ऑप्शंस की एनपीवी सेम आ रही है। तो हमें मशीन खरीदना, 3 साल तक इस्तेमाल करना और 3 साल बाद बेच देना, एनपीवी टर्म्स में जितना कॉस्ट कर रही है उतना ही कॉस्ट कर रही है कि अगर हमें खरीदने के चक्कर में ना पड़े और कोई हमें एनुअल किराए पर दे दे, तो हमें ये दोनों ऑप्शन सेम ही पड़ रही हैं। अब मैं इसी दोनों कैलकुलेशन से एक सवाल बना रहा हूं। हमें मशीन खरीदना, 3 साल तक इस्तेमाल करना और तीसरे साल के एंड पे बेच देना, उसकी ये कैश फ्लोज की शक्ल है। अगर हमें यही मशीन कोई किराए पर ऑफर करे तो कितना किराया रखे कि हमारी नजर में दोनों ऑप्शंस एक जैसी हों? 15581। ये कैलकुलेट हो सकता है किराया? कैसे, क्या करूं बताएं? नीली वाली वैल्यूज की एनपीवी निकालूं, उसको मैं एनवीटी के फार्मूले में एक साइड पे रखूं और इसको मैं एक्स कह के ठीक है बात? ये दोनों बातें, ये जितनी बताई और ये जितनी बताई, उतनी समझ आई है? ठीक है। सवाल लिखें एक। बताता हूं। बल्कि अभी बताता हूं। हमें मशीन खरीदना, 3 साल तक इस्तेमाल करना और इतने की बेच देना, ये इतना ही कॉस्ट कर रहा है जैसे अगर हमें कोई पर ईयर इतने किराए पर देता, तो हमें इक्विवेलेंट उतना ही कॉस्ट कर रहा है। मशीन खरीदना, इस्तेमाल करना और बेच देना। और मैं अगर इसमें हर साल की मेंटेनेंस भी डाल लेता तो वो भी यहां लिख लेता, टैक्स होता तो टैक्स भी डाल लेता, इस सारे की मैं एनपीवी निकालता। और काली फिगर एक ख्याली फिगर है, काली फिगर एक ख्याली फिगर है कि हमें इस एसेट को खरीदना, 3 साल तक यूज करना। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर मेंटेनेंस होती तो मैं वो भी लिखता, आरवी भी लिखी, टैक्स होता तो टैक्स भी लिखता और इसकी एनपीवी निकालता। अब एक ख्याली फिगर ये है कि हमें मशीन खरीदना, इस्तेमाल करना और बेच देना ऐसे ही है, इक्विवेलेंट है कि हमें कोई पर ईयर बस इतने पैसे लेता जाता और मशीन हमें इस्तेमाल करने देता। तो उस सवाल का आंसर 15,581 हुआ ना। मेरी बात दोबारा, नीली वाली कैलकुलेशन क्या है? हम खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बेचेंगे, अभी मैंने लिखा नहीं है लेकिन मेंटेनेंस होता, टैक्स होता, वो सब भी डाल देता और ये हमें मशीन एनपीवी टर्म्स में इतना कॉस्ट कर रही होती। तो ये मशीन खरीदना और खरीद के इस्तेमाल करने जैसा ही है अगर हम इस खरीदने बेचने के चक्कर में ना पड़ते और कोई हमसे सेम मशीन देके साल की इतनी कॉस्ट ले लिया करता। तो इस 15,000 की फिगर को कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअल
कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला याद बना लें इसका, ये एक्स कैसे ढूंढें। जिस ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि हर ऑप्शन की ईएसई निकालनी है, तो जिस ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं उसकी एनपीवी लें, और ये फिगर कैसे निकलेगी, डिवाइडेड बाय, इसको क्या कहते हैं इस बड़े ब्रैकेट को, एनविटी फैक्टर कहते हैं उसको। इसको एनविटी फैक्टर कहते हैं। नहीं, ये ख्याली फिगर है ना, ये ख्याली फिगर है। असल में कोई पार्टी हमें ये ऑफर नहीं कर रही, ये सिर्फ ख्याली फिगर है। ये क्यों निकाली जा रही है, टाइम नहीं है सवाल के कराऊं तो मैं अपनी वैल्यूज लिख देता हूं, यानी मैं आपको खुद से अपनी वैल्यूज लिख के इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसका तरीका बता रहा हूं। ऑप्शन ये है कि हम हर 3 साल के बाद मशीन रिप्लेस कर लिया करेंगे। अगर हर 3 साल के बाद रिप्लेस कर लिया करेंगे तो एक साइकिल के कैश फ्लोस क्या हुए, एसेट खरीदेंगे और इतने का बेच देंगे, और इसके ऊपर मेंटेनेंस का भी खर्चा आएगा। और एक ऑप्शन ये है कि हर 2 साल बाद रिप्लेस कर लिया करेंगे। तो क्या क्या होगा, 2 साल आज खरीदेंगे एसेट और 2 साल बाद बेच देंगे 15 का, नहीं ज्यादा का बिकेगा, 2 साल बाद तो ज्यादा का बिकेगा। मेंटेनेंस, अब ये 2 ऑप्शंस हैं, अगर हम इन दोनों ऑप्शंस की एनपीवी निकालते हैं और डिस्काउंट रेट लेट्स से 10%, तो एनपीवी देखिए क्या बनी। इसी तरह यहां भी 16, दोनों की एनपीवी देखिए कितने,
जी इधर 60045431 47। हम जिन दो ऑप्शंस की एनपीवी कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये कोई वन ऑफ फैसला होता, वन ऑफ, दोबारा रिपीट ना होना होता, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? खर्चा है ये। लेकिन चूंकि ये वन ऑफ नहीं है, इसने ताय हयात रिपीट होते रहना है, तो ये दोनों कंपेरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो 3 साल तक एसेट इस्तेमाल करने का खर्चा है और ये 2 साल तक इस्तेमाल करने का खर्चा है, कंपेरेबल नहीं है। तो कंपेरेबल बनाने के लिए हमें इसको एनुअल करना पड़ेगा, और एनुअल भी कौन सा? इक्विवेलेंट एनुअल। तो इसकी ईएसी निकल आएगी 60045 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.1 पावर -3 2411 और इसकी ईएसी कितनी है? 43147 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.1 पावर -2। तो फिर वो बेहतर है। तो रिप्लेसमेंट साइकिल में से कौन सा बेहतर है? ये तरीका है उसका कि जितनी ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन के सारे कैश फ्लोज ड्रॉ करें, एनपीवी निकालें, लेकिन एनपीवी कंपेरेबल नहीं है, फिर हर ऑप्शन का ईएसी निकालें और फैसला ईएसी के कंपैरिजन पे होगा। ये होता है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। नेगेटिव हमारा खर्चा है ना, थोड़ा खर्चा हो तो कम है। हाँ ना, खर्चे ही तो लिखे हुए ऊपर मैंने। हाँ जी, ईएसी कैलकुलेशन आई समझ? अच्छा, एक सवाल होमवर्क कर दें आप, छोटा सा 5 नंबर का सवाल है, इतना ही तकरीबन। ये जो आपको मैंने कल सीफैप के सवाल दिए थे, उनमें से क्वेश्चन 7 है एक, अगर सामने है तो खोल के समझ लें, फिर बाद में ढूंढते रहेंगे। अगर नहीं है तो चले ध्यान से सुन लें। क्वेश्चन 7 है उनमें से, उसमें पहला पैराग्राफ पढ़ा बस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की हेडिंग है, वो सब छोड़ दें। वो सारा कुछ खत्म होने के बाद पार्ट ए रिक्वायर्ड आएगा, वो भी छोड़ दें। उसके बाद हेडिंग है गोज फ्लीट, ये और पार्ट बी, ये करना है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं ना, जुबानी सुनेंगे तो नहीं समझ आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 है, एक पैराग्राफ आया, फिर उसके बाद आया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सारी अंग्रेजी आई, फिर रिक्वायर्ड का पार्ट ए आया, ये सारा छोड़ दें। फिर अंग्रेजी आई गोज फ्लीट, इसके नीचे अंग्रेजी आई और रिक्वायर्ड का पार्ट बी है, ये करना है। ये पार्ट बी होमवर्क है आपका। चलें ठीक, अल्लाह।